ओके, लेट्स अनपैक दिस। आज की इस चर्चा की शुरुआत ना एक विजुअल से करते हैं। क्या विजुअल है? एक तरफ लेट 90s का बैंगलोर है, चमचमाते हुए नए आईटी ऑफिसेज, एसी कैबिन्स और एक ऐसी कॉर्पोरेट लाइफ जहां हर महीने एक फिक्स्ड कंफर्ट वाली सैलरी आराम से अकाउंट में आ जाती है। राइट, एकदम सेट लाइफ जिसे कहते हैं। एग्जैक्टली। और दूसरी तरफ है बिहार का एक छोटा सा कस्बा, दल सिंह सराय। कच्ची सड़कें, धूल और एक ऐसी छोटी सी फैमिली ज्वेलरी शॉप जहां महीने की कुल कमाई शायद 10 या 20 हजार रुपए होती थी। दैट्स क्वाइट अ कॉन्ट्रास्ट, है ना? तो आज का हमारा जो सोर्स मटेरियल है ना, वो अश्विनी कुमार की जॉश टॉक स्पीच है। ये कहानी उस इंसान की है जिसने उस बैंगलोर के कंफर्ट को छोड़कर बिहार के उस छोटे से कस्बे से एक ऐसा सफर शुरू किया जिसने आगे चलकर मुजफ्फरपुर में हरिप्रिया ज्वेलरीज जैसी एक बड़ी रिटेल चेन खड़ी कर दी। वाओ। एक ऐसी जर्नी जो सिर्फ 100 रुपए की औकात से शुरू होकर 100 करोड़ के टर्नओवर तक पहुंच गए। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि ये विजुअल कॉन्ट्रास्ट सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि आमतौर पर ना सक्सेस स्टोरीज इसके बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं। हाँ, लोग गांव से शहर आते हैं। बिल्कुल, लोग छोटे शहर छोड़कर बड़े शहर में कॉर्पोरेट लैडर चढ़ते हैं। लेकिन अश्विनी की स्टोरी इसलिए एक मास्टर क्लास है क्योंकि ये रिवर्स डायरेक्शन में जाती है। ट्रू। अगर इसको हम ध्यान से एनालाइज करें ना, तो इसमें बिजनेस स्ट्रैटेजी, सप्लाई चेन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के तरीके और जनरेशनल वेल्थ यानी आने वाली पीढ़ियों के लिए पैसा और सिस्टम बनाने के इतने गहरे लेसन्स हैं जो किसी भी टॉप टियर एमबीए प्रोग्राम की केस स्टडी बन सकते हैं। सही पॉइंट उठाया। और इसीलिए आज का हमारा मकसद बहुत क्लियर है। इस डीप डाइव में हम इस कहानी को सिर्फ एक मोटिवेशनल स्पीच की तरह नहीं सुनने वाले हैं। राइट, हम इसको तोड़कर समझेंगे। एग्जैक्टली। हम इसको एक बिजनेस स्ट्रैटेजिस्ट और इकोनॉमिक एनालिस्ट के लेंस से देखेंगे। इसमें से मनी, बिजनेस और पर्सनल ग्रोथ के वो प्रैक्टिकल एंगल्स निकालेंगे जो किसी भी लर्नर को एक्चुअली अपने करियर या बिजनेस में अप्लाई करने में मदद करें। तो अगर हम इसके कोर आइडिया को समराइज करें। हाँ, सिंपल टर्म्स में वीडियो का मेन मैसेज यही है कि एक छोटा सा फैमिली ज्वेलरी बिजनेस जो पहले शायद 10-20 हजार महीना कमाता था, उसने रिस्क लेकर पहले होलसेल डिलीवरी शुरू की। पिवट किया वहां पे। हाँ, और फिर हॉलमार्क जैसी नई चीजों को जल्दी अडेप्ट किया। और सबसे बड़ी बात, जब कोविड में सब जीरो हो गया ना, तब हार नहीं मानते। और उन्होंने फाइनली जो अपने बिजनेस की फाउंडेशन रखी ना, उसमें उन्होंने 4 बहुत ही जमीनी पिलर्स की बात की है। पूंजी यानी कैपिटल, मेहनत यानी हार्डवर्क, किस्मत यानी लक और नियत यानी इंटेंट। इन्हीं 4 पिलर्स के बेस पर एक रिटेल चेन स्टोर एस्टैब्लिश किया और अब नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक प्रॉपर सिस्टम या कहें तो एक किताब लिख रहे हैं। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? मतलब अर्निंग मनी और वेल्थ क्रिएशन के लिए इसमें क्या प्रैक्टिकल लेसन्स हैं? क्योंकि 100 रुपए से 100 करोड़ तक का सफर सिर्फ अच्छी बातों से तो तय नहीं हुआ होगा, राइट? बिल्कुल नहीं, इसके पीछे एक बहुत ही सॉलिड फाइनेंशियल लॉजिक है। देखो, वेल्थ क्रिएशन ना कभी लीनियर नहीं होती। अश्वानी ने वो कंफर्टेबल बैंगलोर की जॉब छोड़ी क्योंकि उन्हें पता था कि रियल मनी किसी बनाए हुए सिस्टम में काम करने में नहीं, बल्कि अपना बिजनेस ग्राउंड अप स्केल करने में था। राइट, ओनरशिप में ही असल वेल्थ है। लेकिन वो जो नियत वाला एंगल है, इंटेंट, उसको एक बिजनेस स्ट्रैटेजी में कैसे फिट करेंगे? नियत यानी क्लीन इंटेंट सिर्फ एक मोरल वैल्यू नहीं है। बिजनेस और फाइनेंस की भाषा में ये एक मोट है, एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट। जब नियत साफ होती है तो मार्केट में ट्रस्ट बनता है, और ट्रस्ट ही सबसे बड़ी करेंसी है। एग्जैक्टली। जब नियत साफ होती है तो इन्वेस्टर्स, परिवार और सबसे जरूरी कस्टमर्स का ट्रस्ट बनता है। और यही ट्रस्ट डाउन टर्न्स में, जैसे जब कोविड आया, तब बिजनेस को बचा लेता है। बुरे वक्त में यही लोग आपको क्रेडिट और सपोर्ट देते हैं। मेक सेंस। और इनकम स्ट्रीम्स को देखें तो उन्होंने होलसेल B2B से रिटेल B2C में पिवट करके नई इनकम स्ट्रीम भी तो बनाई। हाँ, ये पिवट करना ही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रही। अगर इसको थोड़ा और ब्रेक डाउन करें तो 25 साल पहले मुजफ्फरपुर में उस टाइम एक बहुत बड़ा चैलेंज था। सड़कें बहुत खराब थी, इंफ्रास्ट्रक्चर ना के बराबर था। राइट। तो ऐसे में रिटेलर्स को उनकी दुकान तक डिलीवरी देना एक बहुत बड़ा सर्विस गैप था उस वक्त का, जिसको उन्होंने आइडेंटिफाई किया और वहां से उन्होंने होलसेल शुरू किया। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर आज के कॉन्टेक्स्ट में, तो आज भी Tier 2 और Tier 3 सिटीज में ऑर्गेनाइज्ड लॉजिस्टिक्स और B2B सप्लाई चेन में ह्यूज अपॉर्चुनिटीज हैं। जो काम उन्होंने मैन्युअली किया,
आज वो टेक और डेटा के थ्रू हो रहा है। मतलब प्रॉब्लम सेम है, पर सॉल्व करने का तरीका मॉडर्न हो गया है। बिल्कुल। और एक और बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल यहाँ से निकलता है। इंडिया में ऐसे हजारों फैमिली बिजनेसेस हैं जो चल तो अच्छे रहे हैं, पर उनके पास कोई SOPs नहीं है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स नहीं है। उन्हें ऑर्गेनाइज करना। राइट। हाँ, इन ट्रेडिशनल फैमिली बिजनेसेस को कंसल्ट करना, उनकी SOPs सेट करना और उन्हें ऑर्गेनाइज्ड रिटेल चेन्स में कन्वर्ट करने की कंसल्टिंग सर्विसेज या एजुकेशन प्लेटफॉर्म स्टार्ट करने का आज एक बहुत बड़ा मार्केट है। ये सच में एक हिडन गोल्ड माइन है। खैर, थोड़ा इस टेक्निकल डिस्कशन से बाहर आते हैं और पर्सनल ग्रोथ लेसन्स पर बात करते हैं। स्पीच में एक बहुत ही मेमोरेबल कोट था, कमल तो कीचड़ में ही खिलता है। बहुत डीप बात है। ये माइंडसेट का एक बहुत बड़ा शिफ्ट खाना, बैंगलोर की एक परफेक्टली क्लीन और अच्छी लाइफ छोड़कर वापस बिहार आना जहां प्रॉब्लम्स थी और जीरो से स्क्रैच से शुरू करना। ये रेजिलियंस और रिस्क टेकिंग की असली डेफिनेशन है। अश्वनी जब वापस आया तो उन्हें मार्केट किसी कीचड़ की तरह ही लगा होगा, हर तरफ इरेगुलरिटीज। लेकिन एक लीडर का काम यही होता है कि जहां सबको प्रॉब्लम दिख रही है वहां वो अपॉर्चुनिटी देखें। जहां सब ठीक चल रहा है वहां आपके ग्रो करने का स्कोप ही कितना है। वही तो। और इस रिजिलियंस का सबसे बड़ा टेस्ट तो तब हुआ जब कोविड एक दैत्य या कहें तो एक मॉन्स्टर बनकर आया। जीरो रेवेन्यू, पूरा होलसेल बिजनेस एक झटके में बंद। पर वहां उन्होंने रोने या कंप्लेन करने के बजाय क्या किया? उन्होंने R&D किया और इंट्रोस्पेक्शन किया। एक लीडर का लॉन्ग टर्म थिंकिंग यही होता है कि क्राइसिस को एक पिवट अपॉर्चुनिटी में बदल दे। और यहां हम शॉर्ट टर्म बिजनेस इंपैक्ट को प्रॉपर्ली समझ सकते हैं। 0 से 3 साल का होराइजन। जब कोविड जैसे सडन शॉक्स आते हैं ना, जैसे ब्लैक स्वान इवेंट्स कहते हैं, तो जो इंडस्ट्री सिर्फ सप्लाई चेन और मिडिलमैन पे डिपेंडेंट हुए हैं वो स्ट्रगल करती हैं। जैसे इनका खुद का होलसेल बिजनेस था उस वक्त। एग्जैक्टली। लेकिन जिन्होंने इस शॉर्ट टर्म शिफ्ट को पहचाना, उनको इमीडिएटली बेनिफिट मिला। जैसे कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हुआ, लोग डायरेक्ट ब्रांड से इंटरैक्ट करना चाहते थे। अश्वनी ने यही देखा और हरिप्रिया ज्वेलर्स लॉन्च करके D2C यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर में एंट्री मार ली। और इसमें अर्ली अडेप्टर्स को भी तो बहुत फायदा मिलता है शॉर्ट टर्म में। जैसे इन्होंने हॉलमार्क रूल्स आते ही सबसे पहले अडेप्ट किया, तो मार्केट और कस्टमर्स का ट्रस्ट जल्दी जीत लिया। जो कंपनी गवर्नमेंट रूल्स या नई टेक को जल्दी अपनाती है, वो शॉर्ट टर्म में अपने कॉम्पिटिटर्स को वैसे ही पीछे छोड़ देती है। सही बात है। अब अगर इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पे नजर डालें 3 से 15 साल के होराइजन में, तो मार्केट में और क्या चेंजेस दिख रहे हैं आपको इस मॉडल के हिसाब से? डीपर इम्प्लीकेशंस बहुत क्लियर हैं। हमारी जो ट्रेडिशनल इकोनॉमीज हैं, जहां नुक्कड़ पर फैमिली शॉप्स होती हैं, वहां एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट आ रहा है। अनऑर्गेनाइज्ड फैमिली शॉप्स अब ऑर्गेनाइज्ड चेन्स में बदल रही हैं। अगर वो नहीं बदलेंगी तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा डर भी है छोटे दुकानदारों के लिए। है, पर इसका सबसे बड़ा रीजन है जनरेशनल शिफ्ट। एक बहुत बड़ा फ्यूचर बिजनेस अपॉर्चुनिटी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में छुपा है कि नेक्स्ट जनरेशन को बिजनेस में कैसे इंटीग्रेट करें। हाँ, अश्वनी ने उस स्पीच में मेंशन किया था कि अगर उनका बेटा अभी दुकान पे गद्दी पे आके बैठेगा तो उसे 1 महीने तक तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। बिल्कुल, क्योंकि सब कुछ पिछली पीढ़ी के दिमाग में होता है, पेपर पर नहीं। इसलिए लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए एक रूल बुक या प्रॉपर सिस्टम बनाना बहुत जरूरी है, जिसे वो किताब कह रहे थे। ये पॉइंट बहुत रिलेटेबल है और इससे एक चीज और क्लियर होती है कि ऑफलाइन ट्रेडिशनल बिजनेसेस में भी अब R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑप्शनल नहीं रहा, जिंदा रहने की बेसिक रिक्वायरमेंट बन गया है। सो ट्रू, R&D सिर्फ टेक कंपनीज का काम नहीं है। अच्छा, थोड़ा कंटेंट क्रिएशन के एंगल से सोचते हैं। अगर डिजिटल क्रिएटर्स को इस जर्नी से इंस्पिरेशन लेनी हो तो क्या आइडियाज निकाल सकते हैं? मैं तो सोच रही थी कि पॉडकास्ट के लिए बहुत सॉलिड टॉपिक्स हैं, जैसे फैमिली बिजनेस टू कॉर्पोरेट एम्पायर, या फिर सर्वाइविंग ब्लैक स्वान इवेंट्स लाइक कोविड। एक और हो सकता है द 4 पिलर्स ऑफ इंडियन बिजनेस और नेक्स्ट जेन वेल्थ, हैंडिंग ओवर द कीज। मुझे तो वाइट ट्रेडिशनल मार्केट्स का गोल्ड माइंस भी बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। YouTube वीडियोस के लिए भी तो बहुत स्कोप है। एक कंप्लीट 100 से 100 करोड़ के स्टडी बन सकती है, या फिर हाउ टू सेट अप अ रिटेल चेन। द ट्रूथ अबाउट B2B सप्लाई चेन्स भी चलेगा। और वो जो एंगल था ना, लीविंग अ टेक जॉब फॉर अ स्मॉल टाउन बिजनेस, वो तो लोग बहुत देखते हैं। और नियत वाली स्ट्रैटेजी पर, एनालाइजिंग द नियत स्ट्रैटेजी इन बिजनेस। और वायरल शॉट्स के लिए तो कोट पहले ही मिल गया, कमल कीचड़ में ही खिलता है, एनोलॉजी। लक फेवर्स द ब्रेव का ब्रेकडाउन भी बढ़िया शॉट बनेगा। या फिर द एग्जैक्ट मोमेंट 100 करोड़ बिजनेस वेंट टू जीरो लॉकडाउन के टाइम पे। हाँ, और वो सिल्वर स्पून मिथ बस्टेड
और व्हाई द टॉप गाय इज द मोस्ट स्ट्रेस्ड। बहुत सारे एंगल्स हैं, लेकिन यहाँ एक आम लिसनर के लिए एक पॉइंट आता है। हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। एक आम लर्नर इस सब को अपनी लाइफ में एक्चुअली कैसे यूज करे? वही मैं पूछने वाली थी, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है इसके? इनकम या करियर ग्रोथ कैसे हो? देखो, सिंपल एक्शनेबल पॉइंट्स हैं। अगर कोई एंटरप्रेन्योर है तो सबसे पहले उसको अपनी पूंजी, मेहनत, किस्मत और नियत को जेन्युइनली ऑडिट करना चाहिए। कहाँ कमी है? और करियर ग्रोथ के लिए कंफर्ट जोन छोड़कर वहां जाना चाहिए जहां एक्चुअल प्रॉब्लम है। जैसे अश्वनी ने बेंगलोर से बिहार वापस आके किया, जहां सिस्टम्स टूटे हुए थे, वहां काम किया। एग्जैक्टली। और फाइनेंशियल माइंडसेट के लिए एक रूल हमेशा याद रखना चाहिए, कभी भी अपनी प्रीवियस सक्सेस पर रिलैक्स नहीं करना चाहिए। 100 करोड़ का टर्नओवर हिट करके भी अगर वो आराम से नहीं बैठे तो किसी को भी नहीं बैठना चाहिए। हमेशा नए ट्रेंड्स और R&D पर नजर रखनी पड़ेगी। दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे ख्याल से लोग मिस कर देते हैं, एक हिडन इनसाइट। सक्सेस का मतलब लोग सोचते हैं पीस मिल जाएगा, आराम आएगा। पर अश्विनी ने कहा कि 100 करोड़ का टर्नओवर होने के बाद भी टॉप पर रहने वाला इंसान सबसे ज्यादा टेंशन में रहता है। बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि लोग नीचे से ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप टॉप पे होते हैं तो नीचे 100 लोग खड़े हैं आपको हराने के लिए, आपकी जगह लेने के लिए। द प्रेशर इज इमेंस। और इसमें मैं वो सिल्वर स्पून वाले एंगल को भी जोड़ना चाहूंगी। जो बच्चे ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड फैमिली बिजनेस में आते हैं, लोग सोचते हैं उनकी लाइफ सेट है, पर उनकी एक अलग ही स्ट्रगल होती है अपने परिवार और मार्केट के सामने अपनी खुद की वर्थ प्रूफ करने की। राइट, उन्हें बार बार दिखाना पड़ता है कि वो वहां सिर्फ किस्मत से नहीं बैठे हैं। जिससे एक बड़ा कंट्रोवर्शियल और डिबेट वाला एंगल निकल के आता है स्पीच से। अश्वनी के बड़े भाई का मानना था कि बिजनेस के लिए किस्मत जरूरी है, लेकिन अश्वनी खुद कहते हैं कि लक फेवर्स द ब्रेव। ये हमेशा से एक एंडलेस डिबेट रही है। पर क्या सच में लक एक आइसोलेटेड फैक्टर है, या ये सिर्फ कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग और लगातार ग्राउंड पे लड़ते रहने का एक बाय प्रोडक्ट है? मेरा स्टैंड तो यही है कि लक इंटरवीन वही करता है जहां इंसान एक्शन ले रहा हो। लेकिन इससे भी बोल्ड एक पर्सपेक्टिव में रखना चाहूंगा यहाँ पर। कहिए। क्या आज के टाइम में टियर 1 सिटीज जैसे बैंगलोर, मुंबई या दिल्ली की कॉर्पोरेट जॉब्स एक्चुअली एक ट्रैप बन चुकी हैं? ओह वाओ, ये तो बहुत लोगों को चुभेगा। पर सोचिए, ज्यादातर लोग एक फिक्स सैलरी और कंफर्ट के ट्रैप में फंस जाते हैं, और एक्चुअल वेल्थ उन जगहों पर बन रही है जिन्हें वही लोग कीचड़ या डिफिकल्ट मार्केट्स मानते हैं। जैसे 25 साल पहले का बिहार। जहां प्रॉब्लम्स हैं वहीं तो बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करके जनरेशनल वेल्थ बनाई जा सकती है ना। पॉइंट तो है, सैचुरेशन वहां नहीं है जहां लोग जाना अवॉइड करते हैं, और वही अनऑर्गेनाइज्ड स्पेसेस में सबसे ज्यादा रिटर्न मिलने का चांस होता है। एग्जैक्टली। तो इस डीप डाइव को अगर हम थोड़ा रैप अप करें, तो सच में कैसे एक सिंपल इंस्पिरेशनल लगने वाली स्टोरी को आज हमने एक एक्शनेबल बिजनेस मास्टर क्लास में बदल दिया। एक रिटेल शॉप से शुरू होकर B2B होलसेल में पिवट करना, फिर वापस D2C आना और नियत को एक बिजनेस मोड की तरह यूज करना, इट्स इनक्रेडिबल। और मेरा फाइनल थॉट वही रहेगा जो स्टोरी में सबसे प्रैक्टिकली लॉन्ग टर्म था। अश्विनी का अपने बिजनेस के लिए वो किताब या रूल बुक लिखने का डिसीजन, ताकि उनके बच्चों को न सिर्फ बिजनेस मिले बल्कि एक प्रॉपर डायरेक्शन और सिस्टम मिले। सही बात है। तो इस डिस्कशन के एंड में हम सबके पास सोचने के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर आपको अपनी लाइफ या अपने करियर की एक रूल बुक लिखनी हो जिसे कल कोई और फॉलो कर सके, तो उसका पहला चैप्टर क्या होगा? क्या आप उसमें अपनी नियत और अपने फेलियर्स को उतनी ही ऑनेस्टी से डॉक्यूमेंट करेंगे जितना अपनी सक्सेस को? पॉन्डर ऑन दैट। आज के इस डीप डाइव में इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नए और फैसिनेटिंग टॉपिक के साथ।